हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने हमारे पहले, दूसरे और तीसरे लेक्चर में पढ़ा है, डिस्कवरी, सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। आज हम कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में आपको पढ़ा दें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज हमारा सबसे पहला टॉपिक, जो कि न्यूक्लियस। When we stain और डाई, मतलब स्टेन माने कलरिंग करना होता है। डाई आवर ओन बॉडी सेल, ठीक है, बॉडी सेल, या फिर हम ओनियन पिल, जैसे पहले लेक्चर में बात की थी, ओनियन पिल, ठीक है, ओनियन पिल के सेल ले ले, ठीक है। जब हम इनको डाई करते हैं या फिर स्टेन करते हैं, मतलब कलरिंग करते हैं, किससे कलरिंग करेंगे? बाई सेफ्रिन सॉल्यूशन, ठीक है, सेफ्रिन सॉल्यूशन है, उससे हम कलरिंग करते हैं, या फिर मिथाइल, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, ब्लू सॉल्यूशन, ठीक। जैसा कि अगर हम, ठीक है, व्हेन वी स्टेन, या हम स्टेन करें या फिर डाई, डाई मतलब सिंपली कलर करना, फिर स्टेन मतलब ही कलर करना होता है अपने सेल को, ह्यूमन सेल को, या फिर ओनियन पिल का अगर हम सेल ले लें, तो उनको अगर हम डाई करते हैं सेफरिन सॉल्यूशन या फिर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन पे से, तब हमें क्या ऑब्जर्व होता है? देन वी ऑब्जर्व ऑब्जर्व द सेल, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप। देन वी सी अकॉर्डिंग टू देयर, ठीक है, देयर केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट रीजन सेल गेट डिफरेंटली, ठीक है, गेट डिफरेंटली कलर्ड, ठीक है। सम रीजन, इसमें से सम रीजन अपीयर डार्कर देन अदर, ठीक है। अब इसी में से अगर हम बात करें, जैसा कि हमने कहा आपसे, जब हम स्टेन करते हैं या फिर डाई करते हैं, मतलब सीधे है कलरिंग करें अपने ह्यूमन सेल को, ह्यूमन सेल का ले ले एक, या फिर हम ओनियन पिन सेल ले लें, इनकी जब हम डाई करते हैं या फिर कलरिंग करते हैं, किससे? सेफरिन सॉल्यूशन, ठीक है, सेफरिन सॉल्यूशन या फिर मिथाइलिन सॉल्यूशन से। तब हम इसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन इनसाइड, मतलब इनसाइड द सेल, अलग अलग रीजन के अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होते हैं। उस केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो कलरिंग थी, अलग अलग रीजन की जो कलरिंग थी, वो अलग अलग आ रही थी, ठीक है। सम रीजन अपीयर्स कर रहे थे ज़्यादा डार्कर, मतलब ज़्यादा काले या फिर ज़्यादा गाढ़ा कलर में, तो समझ लीजिए सम रीजन अपीयर्स मोर डार्कर देन द अदर्स, दूसरे रीजन से, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के कारण, ठीक है। अब इसी में अगर हमने देखा कि सम रीजन
इसी में हमने देखा कि सम रीजन, ठीक है, डार्कर देन द अदर्स, ठीक है। देयर वाज अ देयर वाज अ मोस्ट, ठीक है, मोस्ट डार्कली कलर्ड कलर्ड स्फेरिकल और ओवल, ठीक है, या फिर डॉट लाइक, ठीक है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर नियर सेंटर, ठीक है, नियर सेंटर ऑफ ईच सेल, ठीक। और उस स्ट्रक्चर को, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। मतलब सिंपल सिंपल ये कह रहा है कि अगर हम स्टेन करते हैं या डाई करते हैं अपने सेल या फिर ओनियन सेल को सेफरिन सॉल्यूशन या मिथाइलिन सॉल्यूशन से, तो इसके आधार पर जो हमने अगर अगर हम उन सेल को जिसको हमने डाई किया उसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के कारण अलग अलग जो रीजन हैं सेल के, वो अलग अलग कलर हैं उनके, ठीक है। इससे आधार पर हमें दिखाई दे रहा है सेल के अंदर कि कुछ रीजन जो हैं वो ज़्यादा डार्कर हैं देन अदर। इस आधार पर हमने देखा कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्कली कलर्ड, जो कि स्फेरिकल शेप हो सकता है या ओवल शेप हो सकता है या डॉट शेप हो सकता है, सेंटर में हो सकता है या तो नियर टू द सेंटर हो, उस सेल को हमने क्या नाम दिया, मतलब उस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो, इसका सीधा-सीधा अगर एक डेफिनेशन दें हम, तो न्यूक्लियस जो होता है मोस्टली डार्कली कलर्ड स्फेरिकल हो, चाहे ओवल हो, चाहे डॉट लाइक स्ट्रक्चर हो, नियर टू सेंटर या टू द सेंटर भी हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर हम आगे देखें तो न्यूक्लियस जो होता है, द न्यूक्लियस डबल लेयर्ड, न्यूक्लियस इज डबल लेयर्ड कवरिंग। न्यूक्लियस के पास जो है डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के पास कौन सी कवरिंग होती है? न्यूक्लियस इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। क्या है? डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जैसा कुछ है नहीं, ये एक प्रकार का क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस को कवर करता है, इसीलिए उसका नाम हमने अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे दिया। इट इज़ अ टाइप ऑफ, टाइप क्या कहें, ये एक, इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? मेम्ब्रेन है जो कि कवर कर रहा है, विच कवर द न्यूक्लियस, ठीक है? विच कवर्स द न्यूक्लियस, ठीक है? जो कवर कर रहा है न्यूक्लियस को, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सीधे-सीधे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देते हैं, और वो क्या होता है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है? और जैसा कि हमने बताया था, न्यूक्लियर मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें तो कोई पोर्स होते नहीं हैं। मतलब सीधे-सीधे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा था, तो उसमें ट्रांसपोर्ट मेनली जो था डिफ्यूज़न से हो रहा था। पैसिव डिफ्यूज़न भी होते हैं और एक्टिव डिफ्यूज़न भी होते हैं। लेकिन उसमें कोई चर्चा नहीं की गई थी कि सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स हों। लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होता है, उस वो उसके पास पोर्स होते हैं। वो अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इनसाइड टू द आउटसाइड टू द साइटोप्लाज्म, मतलब उसके पास पोर्स होते हैं, ठीक है? जैसा कि हम देखें तो द प्लाज्मा मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस का, उसी को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देते हैं, ठीक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स,
मिशेलाउ, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस, इट्स आउटसाइड। आउटसाइड को हम क्या कहते हैं? आउटसाइड जो होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सिंपली कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब सीधे सीधे छेद, मतलब छेद होते हैं जो अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का फ्रॉम आउटसाइड, मतलब इनसाइड से न्यूक्लियस से आउटसाइड, या फिर आउटसाइड से इनसाइड भी हो सकता है, दोनों तरफ से पॉसिबल है। ठीक है, ठीक, द न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है, विच इज डीएनए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, इसके फॉर्म में होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, इसके फॉर्म में होगा क्रोमैटिन के फॉर्म में। ठीक है, अगर जैसा इसका मतलब हम बताएं सीधा सीधा, तो जो न्यूक्लियस होता है उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जैसे अगर देखा जाए जो माँ बाप से मिलता है बच्चों में, जो ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम अ स्पीसीज टू इट्स प्रोजेनी, मतलब अब उसके माता पिता से बच्चों में आ सकता है, प्रोजेनी मतलब बच्चों में। ठीक है, उसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल ही पूरे ऑर्गेनिज्म का संचार, मतलब संचार क्या, उसके निर्माण का जो सूत्र है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो होता है डीएनए होता है। ठीक, डीएनए होता है, किस फॉर्म में होगा जो है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्रोमेटिन फॉर्म में कहते हैं, मतलब क्रोमेटिन फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और वह क्रोमेटिन फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर होता है। जैसे अगर हम डीएनए का आपको फुल फॉर्म बताएं, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। अगर क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में बताएं, डीएनए जो होता है, जैसे डीएनए जो होता है, ठीक है, डीएनए कंडेंस होता है। कंडेंस मतलब सिकुड़ना होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनना होगा, एक प्रकार से कह ले तो कंडेंस होगा, कंडेंस होके टू फॉर्म क्रोमेटिन में बदलता है, क्रोमेटिन में बदलता है। ये थोड़ा सा आपके टॉपिक से बाहर है, लेकिन क्रोमेटिन में बदलता है किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ किस प्रोटीन्स की मदद से? हिस्टोन प्रोटीन की मदद से ये बदलता है। जैसे डीएनए जो है, अब जैसे अगर देखा जाए डीएनए, अगर इंसान का जो डीएनए होता है, अगर हम आपको बताएं, तो इंसान का जो डीएनए होता है, ह्यूमन डीएनए, ठीक है, एक जनरल रफ आइडिया देते हैं, ह्यूमन डीएनए जो है वो जो होता है 2.2 मीटर होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस की जो साइज होती है, न्यूक्लियस की साइज, अगर न्यूक्लियस की साइज की हम रेडियस की बात करें, तो ये 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, रफली में बात कर रहे हैं। ठीक है, सेल की साइज जो है 1 मीटर होगी, तो उससे भी छोटी होती है, मतलब 10⁻³ मीटर ले ले, तो ये जो है हमारे न्यूक्लियस की साइज है। अब अगर हम 2.2 मीटर के डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर रखें, जो कि खुद छोटा है मीटर से, तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसमें हम डीएनए को रख नहीं पाएँगे। ठीक है, 2.2 मीटर तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसको हम कंडेंस फॉर्म में रखते हैं, मतलब सिकोड़ के रखते हैं। जैसे अगर एक धागे को आप ले लीजिए 2.2 मीटर को और उसको सिकोड़ दीजिए, वो छोटा-सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर, वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। उस प्रकार से जो हमारा डीएनए है, वो जो है कंडेंस होता है किस फॉर्म में? क्रोमेटिन के फॉर्म में।
अब देखिए खुद तो क्रोमैटिन जो है बन तो जाएगा नहीं डीएनए से, तो उसको बनाने के लिए हमारी जो है एक प्रोटीन मदद करती है, जिसका नाम जो है हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये थोड़ा-सा आपके टॉपिक से ज़्यादा है लेकिन ये बेसिक है। आपके किताब में एनसीईआरटी में ये लिखा है जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होता है क्रोमोसोम में, वो विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन। तो आप इतना ही जानिए कि डीएनए जो है कंडेंस होता है क्रोमैटिन फॉर्म में, और न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन के फॉर्म में, और क्रोमैटिन बनता है डीएनए से कंडेंस होके किसकी मदद से, जो कि हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, हम जैसे इसको लिख सकते हैं क्रोमैटिन बराबर, ठीक है, क्रोमैटिन बराबर, हम लिख सकते हैं क्रोमैटिन बराबर, लिख सकते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन लिख सकते हैं। अब जैसे कि डीएनए को रखा जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि डीएनए कितने साइज का होता है और इसको न्यूक्लियस के अंदर रखना है जो कि बहुत छोटा होता है, तो डीएनए को कंडेंस फॉर्म में रखा जाएगा क्रोमैटिन फॉर्म में। अगर हम थोड़ी सी बात क्रोमैटिन के बारे में करें, ठीक, क्रोमैटिन के बारे में अगर हम करें, क्रोमैटिन के बारे में अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं तो क्रोमैटिन तो पहले लिख लेते हैं कि डीएनए जो है, डीएनए कंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन। ठीक है, डीएनए जो है क्रोमैटिन से बनता है कंडेंस होके, और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि ये लिख सकते हैं, ये कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। ठीक, क्रोमैटिन जो है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है, और जो है क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन जो है मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल इज विजिबल, ठीक है, इज विजिबल एज इंटेंगल्ड, इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड, मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर जैसा कि जैसे हम मैंने बताया आपको, जैसे अगर हम डीएनए को एक धागे के समान में लेते हैं और एक धागे को हम सिकोड़ दें, तो वो हमेशा कैसा दिखेगा, इंटेंगल्ड मतलब उलझा हुआ दिखेगा। मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो हमें क्रोमैटिन दिखता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर दिखेगा। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो हमें क्रोमैटिन ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर जैसे देखें तो क्रोमैटिन फर्दर कंडेंस होता है। ठीक है, क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन फर्दर फर्दर कंडेंस, ठीक है, कंडेंस टू फॉर्म फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम में बनता है, और ज़्यादा कंडेंस होने के बाद, जैसे डीएनए बना क्रोमैटिन में कंडेंस होने के बाद, तो क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम में आफ्टर कंडेंसेशन वो बनता है, क्रोमोसोम में बनता है। अगर हम क्रोमोसोम के बारे में जैसे बताएं तो क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी सिंपली, तो ठीक है, क्रोमोसोम अगर देखें तो क्रोमोसोम भी तो सीधे सीधे बना है, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम सीधे अगर हम लिखना चाहें तो क्रोमोसोम बराबर लिख सकते हैं। देखिए डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन आ जाते हैं, सम अदर प्रोटीन मिलके क्या कहते हैं, क्रोमोसोम को बनाते हैं। अदर प्रोटीन मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम, भी तो वही है, लेकिन क्रोमोसोम हमेशा आपको न्यूक्लियस के अंदर नहीं दिखता है। जब जो सेल है वो डिवीजन फेज में अपने जाता है, डिवीजन फेज के जो
डिवीज़न फेज़ में जाएगा और डिवीज़न फेज़ के जो माइटोटिक डिवीज़न में घुसता है, मतलब माइटोटिक फेज़ में घुसेगा, तभी हमें जो है जो क्रोमैटिन है, वो कंडेंस होता है, क्रोमोसोम फॉर्म में दिखता है। ठीक है? क्रोमोसोम इज़ विज़िबल ओनली व्हेन अ सेल अंडरगो द सेल डिवीज़न। ठीक है? तभी हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है न्यूक्लियस के अंदर से मतलब जो सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए हमेशा क्रोमैटिन फॉर्म में दिखेगा। ओनली व्हेन अ सेल इज गोइंग टू डिवाइड, देन ओनली क्रोमोसोम अपीयर्स फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, जैसे हम क्रोमोसोम के बारे में कुछ लिखते हैं, तो क्रोमोसोम दिखता कैसा है हमें? ठीक है, क्रोमोसोम इज अपीयर, क्रोमोसोम which are visible as, कैसा दिखेगा? रॉड शेप्ड। कैसा दिखता है? रॉड शेप्ड। तो फिर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली, ओनली कब दिखेगा? व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, मतलब सेल कब डिवाइड, मतलब सेल जब डिवाइड होने वाला होगा, तभी हमें क्रोमोसोम जो है विजिबल होगा। कैसा विजिबल होगा? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में दिखेगा। ठीक है, जैसे अगर हम डायग्राम से थोड़ा आपको दिखाना चाहें, तो आपको इतना तो पता ही होगा, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होती है। ना भी इतना पता हो तो कोई बात नहीं हो, ह्यूमन सेल में जनरली जो डीएनए होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है। जैसे दो स्ट्रैंड, मतलब दो धागे अगर हम ले ले, तो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा डीएनए है। ठीक, अब ये देखिए, ये यहाँ से थोड़ा सा कंडेंस होना शुरू हुआ। ठीक, कंडेंस होना शुरू हुआ। ठीक, उसके बाद ये जो है हमारा हाईली कंडेंस हो गया, जो कि हमें रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो इसको हम चाहें तो कह सकते हैं, ये हमारा क्या है? डीएनए है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? क्रोमैटिन है। ठीक है, क्रोमैटिन है, और ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। तो सीधा-सीधा जो है डीएनए था, ये थोड़ा-सा सुलझा-सुलझा था, फिर ये कंडेंस हुआ, और ये जो है, ये जो होता है हाईली कंडेंस्ड होता है। कैसा होता है? हाईली कंडेंस होता है। जैसे अगर हम बात करें, तो डीएनए जो होता है, वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमोसोम है, जो होता है विजिबल इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। ठीक है, और ये जो होता है विजिबल, ठीक है, विजिबल व्हेन सेल इज गोइंग टू डिवाइड, तभी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हेन अ सेल इज गोइंग टू डिवाइड। ठीक है, तब ये हमें, जैसा अगर हम बात करें जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम हो जाए या फिर क्रोमैटिन कह ले, ठीक है, या फिर इसको हम क्रोमैटिन कह लें, ठीक है, क्रोमैटिन कह ले, या फिर डीएनए कह ले, या फिर इसको हम जेनेटिक मटेरियल कह लें। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कह लें। ठीक है, मटेरियल कह लें। ये सभी जो हैं कंटेन करते हैं, क्या कंटेन करते हैं? कंटेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, किसके लिए इनहेरिटेंस? मतलब जैसे जो पिता से जाए बच्चों में। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर
फ्रॉम पेरेंट्स टू, ठीक है, फ्रॉम इनहेरिटेंस कहते हैं फ्रॉम पेरेंट्स से इन द फॉर्म ऑफ, इसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। मतलब अगर हम बात करें क्रोमोसोम हो चाहे क्रोमेटिन हो चाहे जो हमारा जो कि क्या है डीएनए ही हो और जेनेटिक मटेरियल हो, ये क्या कंटेन करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर, मतलब जो हमने अपने माता पिता से जो करेक्टर लिए हैं। जैसे कि अगर इंसान की बात करें, इंसान ने अपने बच्चों को कौन से करेक्टर दिए हैं, 4 हाथ 4 पैर। एक इंसान का बच्चा जो है दूसरे इंसान की तरह ही दिखेगा। सिंपली बात है, क्यों ऐसा दिखता है, क्योंकि उनकी डीएनए जो होती है मोस्टली सेम होती हैं, थोड़ी बहुत ही डिफर करती हैं, ठीक है, फादर और चाइल्ड, ठीक है। तो इनहेरिटेंस करती है कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, मतलब वो बच्चे में जाती हैं, ठीक है, क्या डीएनए फ्रॉम किससे, पेरेंट्स से। तो मतलब सही है, इनहेरिटेंस मतलब यही होता है कि जो माता पिता से जो है बच्चों में जाए, किस फॉर्म में जाता है, वो डीएनए के फॉर्म में जाता है। जैसे डीएनए कंटेन करता है, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर, ठीक है, नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग सेल्स, ठीक है। मतलब डीएनए जो है, डीएनए का मॉलिक्यूल जो है कंटेन करता है इंफॉर्मेशन, मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन होती है जो कि जरूरी होती है सेल के ऑर्गेनाइज करने में और उनके बनावट में, उनको बनाने और उनको ऑर्गेनाइज करने में जो इंफॉर्मेशन होता है वो सारा का सारा किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। अगर हम जैसे डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, मतलब जो काम करने वाला सेगमेंट होता है, द फंक्शनल सेगमेंट जो होता है उसको हम जीन कहते हैं। किसको, फंक्शनल सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इसको फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या कहेंगे, जीन कहते हैं। ऐसा इसका मतलब यही होगा, दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स डीएनए के पास, डीएनए हैज मैनी सेगमेंट, ठीक है, डीएनए के पास मैनी सेगमेंट होता है, डीएनए के पास कई सारा सेगमेंट होता है जो कि कंटेन करता है, विच कंटेन, ठीक है, कंटेन एनी इंफॉर्मेशन, मेशन ऑफ कोडिंग प्रोटीन, ठीक है, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड जी। मतलब इसमें कह रहा है डीएनए के पास जो है, मतलब जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसको हम जीन कहते हैं। इसका मतलब ये है जैसे कि डीएनए के पास जो है कई सारे सेगमेंट होते हैं, ठीक है, डीएनए हैज मैनी सेगमेंट, ठीक है, हैज मैनी सेगमेंट, लेकिन जो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन, मतलब डीएनए के पास तो बहुत सारे कोडिंग सीक्वेंस होते ही होते हैं, मतलब कोडिंग मतलब कोड करने की प्रोटीन की, लेकिन कुछ कोड करते हैं कुछ कोड नहीं करते हैं। लेकिन डीएनए के पास जो ऐसे सेगमेंट होते हैं जो केवल प्रोटीन को कोड करें या फिर किसी चीज को कोड करें, मतलब किसी चीज को क्या प्रोटीन पे कोड करा सके, उन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और वो फंक्शनल होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसको हम क्या कह सकते हैं, जीन कहते हैं। जैसे कि सेल प्ले, अरे जो न्यूक्लियस होता है, प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, जो है न्यूक्लियस जो है प्ले करता है एक सेंट्रल रोल, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है सेंट्रल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इसको अभी समझते हैं।
ठीक है। देन न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस प्लेस, ठीक है, प्लेस है सेंट्रल, सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। अगर इसको हम समझाना चाहें, सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब सेल का रिप्रोडक्शन, ठीक है। न्यूक्लियस कैसे प्ले है सेंट्रल रोल करता है, तो इसका मतलब यही है, दैट मीन्स, ठीक है, न्यूक्लियस कैसे प्ले करेगा, तो ठीक है, सेलुलर, पहले हम सेलुलर रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताते हैं। सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच, ठीक है, बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल, ठीक है। इसमें यही कह रहा है, जैसे कि न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, तो सेलुलर रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसका प्रोसेस यही है, जैसे एक सेल होगा, वो डिवाइड करेगा दो नए सेल में, मतलब सेल डिवाइड करके दो नए सेल बना लेगा, एक सिंगल सेल जो है उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है। बिकॉज द न्यूक्लियस हैज डीएनए जो रेगुलेट करता है सभी प्रोटीन के फॉर्मेशन को जो नेसेसरी होते हैं सेल डिवीजन में। सो इसीलिए जो है न्यूक्लियस प्ले करता है सेंट्रल रोल इन द रिप्रोडक्शन, मतलब सेलुलर रिप्रोडक्शन में। इसका सिंपल मतलब है, ठीक है, इसका सिंपल मतलब है कि सेलुलर रिप्रोडक्शन में बिकॉज न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्लेस, ठीक है, न्यूक्लियस ये सेंट्रल रोल, इसको हटाते हैं बिकॉज को, न्यूक्लियस प्लेस सेंट्रल रोल, ठीक है, सेंट्रल रोल बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस हैज डीएनए, न्यूक्लियस के पास तो डीएनए होता ही है जो कि रेगुलेट करता है, विच रेगुलेट ऑल प्रोटीन फॉर्मेशन किसके लिए, जो नेसेसरी होता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, मतलब सेलुलर डिवीजन के लिए कह लें या सेल डिवीजन के लिए कह लें, एक ही बात है, सेल का डिवीजन। तो सेल के डिवीजन के लिए जितने भी प्रोटीन बनते हैं वो रेगुलेट होता है डीएनए के द्वारा, जो कि होती है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। तो सिंपली जो है सेलुलर रिप्रोडक्शन में जो हमारा न्यूक्लियस है वो प्लेस करता है सेंट्रल रोल। सेंट्रल रोल मतलब एक मध्य रोल, या फिर एक कह ले एक बहुत मध्य रोल, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन या सेल के डिवीजन में, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस जैसे और कुछ करता है, न्यूक्लियस इट आल्सो प्लेस, ठीक है, इट आल्सो प्लेस अ क्रूशियल पार्ट along with the involvement in determining the way cell ठीक है, ठीक है, दैट सेल विल डेवलप, ठीक है, विल डेवलप, ठीक है, एंड व्हाट फॉर्म it will it will exhibit at maturity,
ठीक। इसका मतलब ये है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो प्ले करता है एक क्रूशियल मतलब एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है अलोंग विद द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के साथ प्ले करेगा, जो जो कि जो डिटरमाइन करेगा जो हमारा सेल होगा, ठीक है, वो किस वे में डेवलप करेगा और मैच्योर होने के बाद क्या होगा। ये अब कैसे करता है, इसका अगर हम रीजन दें तो ये करता कैसे है, बाई डायरेक्टिंग, ठीक है, बाई डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज बाय द सेल बाय डीएनए, मतलब सेल के डीएनए से उसके केमिकल एक्टिविटी को डायरेक्ट करके जो है ये प्ले अलोंग द क्रूशियल रोल फॉर, प्ले करता है क्रूशियल रोल, ठीक है, महत्वपूर्ण रोल, कि जो सेल है वो हमारा मतलब इन्वायरमेंट के साथ मिल के न्यूक्लियस प्ले करेगा क्रूशियल रोल, कि जो हमारा सेल है वो किस वे में डेवलप करेगा और कौन सा फॉर्म लेगा आफ्टर या फिर मैच्योरिटी पे, ठीक। जैसे अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पर, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके आधार पर जो है हमने पूरे ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड कर लिया है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और दूसरा जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर इस पे हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस या फिर एब्सेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, पहला एंड दूसरा, पहला और दूसरा, पहला क्या होगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो हम पहले बात करेंगे किसमें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पे। सबसे पहला बात कौन सा रहेगा हमारा, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि अगर हम देखें तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, या फिर हम इसको ले लें प्राइमरी, प्राइमरी, ठीक है, और कैरियोटिक को हम लिख सकते हैं कैरियोन्स, या फिर जिसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियस कह सकते हैं। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियंस का मतलब न्यूक्लियस, मतलब सीधे सीधे हैं हम पुराने न्यूक्लियस के आधार पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो की होगी एब्सेंट होती हैं, ड्यू टू विच देयर न्यूक्लियर रीजन जो होती हैं पुअरली डिफाइंड होती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, एब्सेंट ड्यू टू which their nuclear region is poorly
डेवलप्ड, ठीक है। न्यूक्लियर रिएजन जो होता है पुअरली डेवलप्ड, या फिर इसको हम कह सकते हैं डिफाइंड। मतलब न्यूक्लियर रीजन मतलब जैसे कि अगर देखा जाए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो हमने देखा है हमारा ह्यूमन सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, हमने एक देखा है उसको या नियर टू सेंटर या सेंटर पे जो हमारा एक फिक्स रीजन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक रीजन है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण उसके पास जो है पुअरली डिफाइंड, मतलब किसी रीजन को न्यूक्लियस कहा ही नहीं गया, मतलब उसके न्यूक्लियस की डेफिनेशन जो है उसमें सही नहीं है। सही मतलब छोड़िए, उसमें पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस है, मतलब उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की जो है लोकेशन जो है फिक्स नहीं है। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में इट कंटेन, ठीक है, इट कंटेन ओनली, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होती है इसमें, जो कि न्यूक्लिक एसिड विच जिसको हम क्या कह देते हैं न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होती है उसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब सिंपली जो है हमारा डीएनए या फिर आरएनए हो गया, मतलब इसमें डीएनए ही होता है मोस्टली। तो न्यूक्लिक एसिड जो होती है वो उसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, डीएनए होता है। डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल होगा न्यूक्लिक एसिड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। तो सिंपली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है। इसको हम सिंपली फॉर्म में लिख दें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट होता है। और इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है इज पुअरली डिफाइंड। ठीक है, पुअरली डिफाइंड, ठीक है। न्यूक्लियर न्यूक्लियस ये जो होती है वो पुअरली डिफाइंड होती है, और इसके जो न्यूक्लियस होती है उसके पास केवल जो होता है न्यूक्लिक एसिड होगा जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और अगर हम ऐसे देखें न्यूक्लियोइड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, न्यूक्लियोइड जो है इज ऑल्सो, ठीक है, मेड अप ऑफ, अगर हम देखें न्यूक्लियर किससे बना होता है, मेड ऑफ डीएनए, डीएनए और कुछ प्रोटीन से, एंड प्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लियर किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। जैसे कि क्रोमेटिन बना होता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, उसी प्रकार जो होती है न्यूक्लियोइड जो होती है थोड़ी सी कंडेंस्ड होती है और डीएनए और प्रोटीन से बनी होती हैं। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स ऑल्सो लैक करता है। प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कैरियोट्स, टिक सेल जो होती है या फिर ऑर्गेनिज्म बात कर लें, ऑल्सो लैक करती हैं, ऑल्सो लैक, ठीक है, मतलब कमी होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक ऑर्गेनल्स की, ठीक है, ऑर्गेनल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। जैसे कि एनसीईआरटी कहती है जो प्रोकैरियोट सेल्स हैं वो लैक करते हैं कई सारे या मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जो कि यूकैरियोट सेल में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली अगर हम बात करें बेसिकली, ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं लैक्स करते हैं मोस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होती हैं, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण ऐसा होता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास जो है मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स जो होती हैं जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है एब्सेंट होती हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स में ऑर्गेनिज्म के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होती हैं। अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स में इट कंटेन करता है, इट कंटेन राइबोसोम, राइबो
राइबोसोम कंटेन करता है। अब राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है। मेम मेम्ब्रेन मतलब उसके पास कोई मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती नहीं है, वो मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के पास राइबोसोम होता है जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है। प्रोकैरियोट्स के पास सारे मतलब लैक करता है मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल जो कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स को मतलब उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें सबसे ज़्यादातर जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये लैक करता है कई काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स जो कि यूकैरियोट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है? अगर हम देखें द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें, प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में अगर हम देख लें, ठीक है, बैक्टीरिया में तो ये एसोसिएट करता है किसके साथ? एसोसिएट विथ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट करता है। वेसिकल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल। वेसिकल्स क्या होते हैं? अगर हम इसको बताएं वेसिकल्स क्या होता है, वेसिकल्स जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अगर जैसे हम बताएं जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर यूकैरियोट्स में अगर हम क्लोरोप्लास्ट के, आपको इतना तो पता ही होगा, यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है। प्लास्टिक एक खुद ही सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, लेकिन जो है प्रोकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट जो होता है सेल मेम्ब्रेन के वेसिकल से रिलेट करता है, मतलब उसमें ही पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा यूकैरियोट्स में नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जैसे इसका अगर हम प्रोकैरियोट का एग्जांपल दे दें तो इसमें केवल बैक्टीरिया आता है। कौन आता है? बैक्टीरिया का। ठीक है, कौन सा आएगा? बैक्टीरियम। प्रोकैरियोट का एक केवल इकलौता एग्जाम्पल कौन सा है? बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म के बारे में, हमने देखा। ठीक है, और हम अब बात करेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। सब दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन सा है? यूकैरियोटिक। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यू का मतलब होता है, ठीक है, यू का मतलब जो होता है ट्रू होता है, ट्रू। और कैरियोन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब जैसा हमने ऊपर देखा, तो ट्रू न्यूक्लियस वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास जो है विच कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जिसके कारण इसके पास वेल डेवलप्ड जो होती हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होती हैं, न्यूक्लियस होती हैं जिसके कारण इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होती हैं। अब अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जो होता है इसमें जो होता है आर हियर मेम्ब्रेन। ठीक है,
मेम्ब्रेन वाले होते हैं एंड आल्सो कंटेन नॉन मेम्ब्रेनस ठीक है। जैसे यू का मतलब अगर हम देखें तो ट्रू, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम यूकैरियोट कहते हैं। इनके पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और इसमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन वाले होते हैं। और ये आल्सो कंटेन करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके पास जो है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इसमें जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन इन कहाँ पर होती हैं, प्लास्टिड में। ठीक है, प्लास्टिड में होती हैं। और यहाँ पर जो होता है इट कंटेन ऐसे नहीं, इट कंसिस्ट ऑफ, इसको अगर हम लिखें कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। ठीक है, इनके पास दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो प्रोटिस्टन का दें, फंगी का दें, एनिमल्स हो गए हमारे और प्लांट्स हो गए। ठीक है, ये सब होते हैं इसमें जो होते हैं। ठीक है, ये सारे जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये सभी सभी। ठीक है, सारे सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसी के साथ हमारी न्यूक्लियस टॉपिक जो है वो समाप्त हुई। तो हम चलते हैं आज का जो है दूसरा टॉपिक, वो क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा जो सेल है उसका आउटर, मतलब अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो हमारे सेल का जो आउटर हिस्सा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और उसके बाद के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होती है या मैट्रिक्स लाइक सब्सटेंस होती है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जैसा अगर हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें आफ्टर स्टेनिंग। ठीक है, आफ्टर स्टेनिंग, स्टेनिंग मतलब कलर करने के बाद अगर हम इसको कलर करते हैं, स्टेनिंग, वीसी, हम क्या देखते हैं, वीसी टेम्परेरी टेम्परेरी माउंट। ठीक है, किसको देखते हैं, माउंट ऑफ ओनियन देखते हैं स्टेन करने के बाद। या फिर हम देख सकते हैं इसको, ह्यूमन सेल को, देख सकते हैं। या फिर हम ओनियन सेल मतलब प्लांट सेल को देखे, या फिर हम ह्यूमन सेल को देख लें। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देगा, वीसी। ठीक है, वीसी लार्ज रीजन। ठीक है, लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल टेक्स वेरी लिटिल स्टेन और इनक्लोज करता है, इनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन। तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, देन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब सिंपल सिंपल ये यही कहना चाहता है, अगर हम
एक मतलब ओनियन पिल को अगर हम स्टेन करने के बाद देखें, या ह्यूमन सेल को अगर हम स्टेन करके देखें अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो हमको ये दिखाई देता है कि जो सबसे कम लिटिल अमाउंट में जो है लार्ज रीजन जो है, सेल का लार्ज रीजन जो है, जो हल्का सा स्टेन होता है, मतलब हल्का सा कलर होता है और इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उस पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। सिंपली जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड कंटेन होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम सीधे-सीधे देखें तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज़ नथिंग, ठीक है? साइटोप्लाज्म इज़ नथिंग, जो ये क्या होता है? इज़ अ फ्लूइड कंटेन इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी फ्लूइड होते हैं और उनके अंदर सब्सटेंस होते हैं, ये हमारा सारा किस में आते हैं? साइटोप्लाज्म में आता है, ठीक? इट आल्सो कंटेन इट आल्सो कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स, मोस्टली क्या सारे सेल पे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और उसमें से कुछ स्पेशल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आल्सो कंटेन करता है सम स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है? तो मेन सेलुलर एक्टिविटी अकर्स होगी यहाँ पर, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि मेन सेलुलर एक्टिविटी occur here because it contain most of cell organelles। इसका मतलब अगर देखें तो सारी मेन सेलुलर एक्टिविटी जो होती है सेल की, वो साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि इनके पास जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ऐसे देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हियर डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है, ठीक है? डिवीजन ऑफ लेबर, सीन आल्सो, मतलब डिवीजन ऑफ लेयर, मतलब सेल सेल के पास जो है कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं अपने अपने काम करेंगे। तो हमें सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर डिवीजन भी देखने को मिलेगा, और ये जो होती है मेन सेलुलर एक्टिविटी एरिया इसलिए है क्योंकि इसके पास मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर ये सब डेवलप्ड करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये जो होता है हमारा मेन सेलुलर एक्टिविटी का एरिया भी है। उसी प्रकार अगर हम कुछ नोट पॉइंट बताएँ आपको, नोट पॉइंट जैसे अगर जानें, ठीक है? और अगर हम पहला नोट पॉइंट जानें, तो पहला नोट पॉइंट कह लें या फिर हम वायरस के बारे में ही जानते हैं, ठीक है? वायरस के बारे में मोस्टली बात करेंगे इसमें, ठीक है? जैसे वायरस जो हो गया, लैक करता है, ठीक है? लैक एनी मेम्ब्रेन, ठीक है? किसी प्रकार की मेम्ब्रेन को ये लैक करता है, सो इट डज़ नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बिकॉज़ लाइफ की तरह किसी मतलब ये सीधे-सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर किसी भी मेम्ब्रेन को लैक करता है, मतलब एब्सेंट होता है। तो ये जो है इट डू नॉट, ठीक है? शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ मतलब कुछ बनाएगा नहीं ये, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है? क्योंकि बिकॉज़ एनी डेड सेल, ठीक है? किसी भी डेड सेल के पास मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन विल बी एब्सेंट, मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि वायरस जो होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन, किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इसी कारणवश जो होता है
वायरस जो है वो किसी प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ नहीं दिखा सकता है। ऐसा इसलिए नहीं दिखा सकता है क्योंकि डेड सेल के पास भी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक। और जो लिविंग सेल है उनके पास तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। व्हेन वायरस, ठीक है, वायरस, ठीक है, इंटर इनसाइड अ लिविंग होस्ट या लिविंग बॉडी, एंड उसके बाद ये यूज करता है, यूज इट्स सेल मशीनरी, सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई। मतलब जैसे वायरस जो है उसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स तो है नहीं, तो कौन प्रोटीन बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा। तो वायरस जो है अगर इंसाइड करता है लिविंग बॉडी के अंदर तो वो उस लिविंग बॉडी या होस्ट की जो है वो सेल मशीनरी को इस्तेमाल करता है खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। इसीलिए जो है हेंस, हेंस जो है, हैज इट सो द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन, ये शो कर रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन बिकॉज वायरस जो है, वायरस लैक करता है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एंड हेंस इट रिक्वायर होस्ट सेल मशीनरी इटसेल्फ। तो इसका मतलब कह रहा है, तो ये हमें ऐसा भी दर्शाता है, ये सिग्निफिकेंस दर्शाता है किसका, मेम्ब्रेन का। ठीक है, जैसे कि वायरस के पास किसी प्रकार की मेम्ब्रेन होती नहीं है, तो इसको अपने आप को डिवाइड करने के लिए किसी दूसरे होस्ट या फिर लिविंग सेल के मेम्ब्रेन की मदद लेनी पड़ी। तो इसका मतलब ये डिसाइड कर रहा है जिसके पास अगर मेम्ब्रेन होंगे वो सिग्निफिकेंस बता रहा है कि मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस है। जैसे वायरस को कॉपी करने के लिए मेम्ब्रेन वाले दूसरे लिविंग सेल की जरूरत पड़ी, ठीक है, और वायरस के पास कोई लिविंग सेल, अरे सॉरी, वायरस के पास जो है कोई मेम्ब्रेन तो पाया जाता नहीं है। इसीलिए ये एग्जाम्पल जो है वो बताता है सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन की किसी भी सेल। तो आज के लिए इतना ही। आज आपका साइटोप्लाज्मिक खत्म हो गया। तो ठीक है, आज न्यूक्लियस और हमने साइटोप्लाज्म को कवर किया और ठीक है, यहाँ तक है। ठीक, इस जो इसके नोट्स की जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दी गई है, और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा इस वीडियो के। तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नोट्स ना बनाया हो तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।